मोस्टली लोगों को लगता है कि वो अपनी एफडी पे 7% का रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, बट नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअल में उन्हें बच रहा है सिर्फ 4.9% आफ्टर द टैक्स। और ये तो सिर्फ एफडी की बात है, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के टैक्सेस लगते हैं। तो आइए जानते हैं वो किस तरह के टैक्सेस हैं। हेलो सर। हेलो नेहा, हेलो व्यूअर्स। तो सर, आज हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे मैंने अभी एफडी का एक बताया, इसी तरीके से और बाकी के क्या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं और उस पर किस तरीके के टैक्सेस अप्लाई होते हैं। ओके, जैसे कि तुमने एफडी की बात की, तो एफडी एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। डेट इंस्ट्रूमेंट में और भी ऑप्शंस आते हैं, अवेलेबल होते हैं मार्केट में, जहां पे आप इन्वेस्ट करके एफडी से बेटर रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। लाइकवाइज की एक डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जहाँ पे आप 6% से लेके 8-9% तक का इंटरेस्ट जनरेट कर सकते हैं, रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपके पास में मार्केट में बॉन्ड बहुत सारे अवेलेबल हैं जहाँ पे 8% से लेके 12% तक का फिक्स इंटरेस्ट जनरेट करने का अपॉर्चुनिटी मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे एआईएफ्स हैं मार्केट में जो कि डेट ओरिएंटेड एआईएफ्स हैं, और वहाँ पे लगभग आज की डेट में अगर मैं ग्रॉस रिटर्न की बात करूँ तो 12 से 18% तक के भी रिटर्न जनरेट होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन एक्सप्लोर, राइट। अगर मैं इक्विटीज़ की बात करूँ, तो अगर मैं पिछले 20 सालों की बात करूँ तो 15 से 20% के रिटर्न इक्विटीज़ में जनरेट हुए हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरीके का इक्विटी इंस्ट्रूमेंट लेके बैठे हैं। तो म्यूचुअल फंड्स हैं, डायरेक्ट स्टॉक है, अनलिस्टेड स्टॉक्स हैं, पीएमएस हैं, एआईएफ है। तो यहाँ पे ऐसे भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे पिछला ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि 25 से 30% तक के रिटर्न भी जनरेट करके दिए हैं लोगों ने। ठीक है, अब आगे क्या होगा ये मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ, एज पर योर रिस्क, एज पर योर एपेटाइट, आप चूज कर सकते हैं कि आपको किस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जाना है। तो ये तो बात हुई कि हमारे ग्रॉस रिटर्न्स क्या है। अब बात आती है जो हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं कि आपको टैक्स लायबिलिटी कैसे पड़ेगी और आपको नेट रिटर्न कितना जनरेट होके दे रहा है और कौन सा प्रोडक्ट आपको कितना रिटर्न जनरेट करके देगा। और सर, यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स को एक बात बोलना चाहूंगी कि अभी जो जो प्रोडक्ट के नाम सर ने लिए, अगर आप उसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके हमारे डिटेल वीडियोस हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। ओके, बहुत अच्छे। तो ये सारे चीज़ों के बारे में टैक्स से जानने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में न्यू टैक्स रिजीम आया है उसमें क्या स्लैब्स आए हैं और किस तरीके से बेनिफिट है। ये हम सब लोग जानते हैं कि 12 लाख रुपए तक की जो इनकम है उस पर छूट है, ठीक है। बट द थिंग इज कि एग्जैक्टली अगर 12 लाख 1 रुपए की आपकी इनकम जनरेट हो जाती है तो आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी आ जाती है। तो वो 1 रुपए पे टैक्स नहीं लगता है, ज़्यादा रुपयों पे टैक्स लगता है। तो वो टैक्स स्लैब क्या है वो मैं आज आपको डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले 0 से 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता। 4 लाख से 8 लाख तक आपको 5% टैक्स पे करना पड़ता है। 8 लाख से 12 लाख तक आपको 10% टैक्स पे करना पड़ता है। 12 लाख से 16 लाख तक 15%, 16 लाख से 20 लाख तक 20%, 20 लाख से 24 लाख तक 25% और 24 लाख के ऊपर 30% का टैक्स स्लैब है। तो ओवरऑल ये टैक्स स्लैब है। अब अगर मैं डेट की बात करूं तो एज पर योर स्लैब आपको टैक्स लगेगा, और अगर मैं इक्विटी की बात करूं तो ये जो छूट है उसके अलावा आपको टैक्स लगने वाला है। अगर आपकी इनकम टोटल 12 लाख है या नहीं है, इट डजेंट इवन मैटर। अगर आपने 2 लाख रुपए इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम से या म्यूचुअल फंड से या फिर आपने एआईएफ से, पीएमएस से, कहीं से भी आपने कमाए हैं तो उस पर आपको टैक्स बनेगा। मतलब भले ही आप जीरो टैक्स स्लैब में आ रहे हो तो भी इक्विटी से जो इनकम जनरेट होगी आपको टैक्स पे करना है। बिल्कुल। ओके सर। अब मैं बात करता हूं कि नेट ऑफ टैक्सेस रिटर्न्स कैसे हैं और किस तरीके से अभी तक जनरेट हुए हैं, क्योंकि हमारे पास में जो प्रीवियस डेटा है हम उसी पे बात कर सकते हैं। आगे क्या होने वाला है ये मुझे और आपको नहीं पता है। तो सबसे पहले जैसा कि एफडी में आपने बताया, तो अगर कोई, हम मैक्सिमम साइड पे लेके चल रहे हैं, अगर कोई 30% के स्लैब में आ रहा है तो और 7% का एफडी में रिटर्न जनरेट हो रहा है तो वो 30% का रिडक्शन होगा और सिर्फ 4.9% का रिटर्न जनरेट होगा, ठीक है। तो वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं, बॉन्ड्स में जा सकते हैं जहाँ पे 9-10% का भी रिटर्न आता है। वहाँ पे भी उन्हें 30% का टैक्स तो लगेगा, बट उनके नेट ऑफ रिटर्न्स अच्छे हो जाएंगे। जैसे कि वहाँ पे 4.9 है तो यहाँ पे 7% हो जाएगा अगर 10% का रिटर्न जनरेट हुआ। अल्टीमेटली जो जो एफडी का 7% है वहां पे उन्हें नेट में बच जाएगा, नेट में बच जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इक्विटीज़ की बात करूँ तो इक्विटीज़ में सबसे बड़ा ट्रैप यही होता है कि भाई हम एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या लमसम के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हम उनको निकाल लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 1-2 साल हुआ, मुझे दिखाई पड़ा कि कुछ बढ़ गया है रेट, तो हमने उस पैसे को निकाल लिया। अब वहाँ पे टैक्स लायबिलिटी आ जाती है, ठीक है। अगर मान लीजिए 1 साल के अंदर आप निकालने जाते हो, आपने 1 लाख रुपए लगाया, वो 1,20,000 हो गया और आपने 1 साल के अंदर ही निकाल लिया,
तो आपको उस 20,000 रुपए पे 20% का टैक्स लग जाएगा। तो आपका नेट रिटर्न कितना हुआ? 16% का ही जी। होगा, है ना? तो इसी तरीके से अगर आपने 1 साल के बाद निकाला तो पहले 1.25 लाख पे तो छूट है आपको, लेकिन उसके बाद जो भी अमाउंट बचेगी आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, उस पे आपको 12.5% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। तो एज कंपेयर टू टैक्स लायबिलिटीज, मैं ये कह सकता हूँ कि डेट ओरिएंटेड फंड्स में या फिर जहाँ पे इंटरेस्ट इनकम आ रही है वहाँ पे आपकी टैक्स लायबिलिटी एज कंपेयर टू इक्विटी ओरिएंटेड ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एक स्टॉक्स में, डायरेक्ट स्टॉक्स में मैं आपको एक और ऑप्शन बताता हूँ कि बहुत सारे लोग डिविडेंड ओरिएंटेड जो स्टॉक्स होते हैं या डिविडेंड ओरिएंटेड जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं। ये सबसे बड़ा मिथ है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, रिटर्न ज़्यादा जनरेट होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इनफैक्ट आपको टैक्स लायबिलिटी, टैक्स बर्डन ज़्यादा आता है। डिविडेंड पे भी एज पर स्लैब आपको टैक्स लग जाता है, ठीक है? तो मान लीजिए कि कोई स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, आपने कोई एक्सेस स्टॉक लिया और उसकी ग्रोथ 20% की होनी थी साल में, और उसने उसमें से आपको 7% का रिटर्न जनरेट करके दे दिया, तो वो ऑटोमेटिक उसका प्राइस 7% से रिड्यूस हो जाएगा और फिर आपके रिटर्न कितनी जनरेट होगी? बाकी की बची हुई 13%। तो अल्टीमेटली आपने स्टॉक को बुक भी नहीं किया और डिविडेंड की वजह से आपको उस पर टैक्स भी पड़ गया। और जब हम उसको सेल करेंगे तब उस टाइम पे हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो सेल करेंगे तब उस समय भी टैक्स लगेगा, लेकिन यहाँ पे आपको अननेसेसरी टैक्स पे करना पड़ गया। अगर आप टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो डिविडेंड स्टॉक्स या डिविडेंड से एसोसिएट हुई जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करना लॉजिकल नहीं है। सर यहाँ पे मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने बताया कि हम इक्विटी बेस्ड किसी भी चीज में इन्वेस्ट करते हैं तो आप भले ही किसी स्लैब में आते हो, आपको वो तो आपको देना ही देना है, तो क्या ये सेम चीज डिविडेंड पे भी एप्लीकेबल है सर? नहीं, डिविडेंड जो आ रहा है आपको उस पे एज पर स्लैब टैक्स आने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको यही समझाना चाहता था कि डिविडेंड्स से ज़्यादा ल्यूक्रेट नहीं होना है अगर आपके दिमाग में टैक्स पे करना है। तो इस तरीके से आप अपने टैक्स को बचा सकते हो, डिविडेंड स्टॉक्स ना लेके या डिविडेंड म्यूचुअल फंड्स ना लेके। तो बेटर ऑप्शन है कि जो हायर साइड पे रिटर्न जनरेट करने वाले स्टॉक्स हैं हम वहां पर जाएं, डिविडेंड को हम स्किप करें और फिर जब बेचने के टाइम पे टैक्स देना पड़ेगा तो वन टाइम ही टैक्स देना पड़ेगा। ओके सर। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड में भी ग्रोथ स्कीम्स में पैसा लगाएं, डिविडेंड स्कीम्स में पैसा नहीं लगाएं। सर ये तो बात हो गई कि एफडी हो चाहे बाकी के डेट प्रोडक्ट्स हो या इक्विटी हो, तो उस पर किस तरीके से एज पर योर स्लैब आप उसके टैक्स स्लैब में आते हो, तो सर अब किस तरीके से कोई इंडिविजुअल बच सकता है, क्या सॉल्यूशंस वो अप्लाई कर सकता है? तो देखिए, मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा यहाँ पे कि जहाँ इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में आपको टैक्स से कैसे बचत हो सकती है। जी। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास में टैक्स हार्वेस्टिंग का। एवरी ईयर हमें टैक्स हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। अब ये एक टर्म नया लोगों के लिए है, तो ये टैक्स हार्वेस्टिंग होती क्या है? जी बिल्कुल सर। तो टैक्स हार्वेस्टिंग एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे हम ओवरऑल ड्यूरिंग द ईयर जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें हम चेक करते हैं कि हमारी कौन सी इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा हो रहा है और कौन सी इन्वेस्टमेंट में नुकसान हो रहा है, ठीक है? अगर हमने कोई प्रॉफिट बुक किया है तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं जिन स्टॉक्स में या जिन म्यूचुअल फंड्स में हमें लॉस आ रहा है उनसे, उनको सेल करके। तो ये एक टैक्स हार्वेस्टिंग का तरीका है। और हर साल जो 1.25 लाख की छूट मिलती है हमें लॉन्ग टर्म में, उसको हम भुना सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हर साल जब आप 1.25 रुपए का प्रॉफिट भुनाते चले जाएंगे, तो मान लीजिए आज से 10 साल बाद आपको 20 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ और आपने ये हर साल 1.25 का किया, तो अल्टीमेटली उस साल में आपको 20 लाख की जगह 7-8 लाख का ही प्रॉफिट होगा जिस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पूरे 20 लाख पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो टैक्स हार्वेस्टिंग का ये आनंद आप उठा सकते हैं और जहाँ पे आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा। दूसरा तरीका ये है कि म्यूचुअल फंड्स में अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है और वो कॉर्पस बड़ा हो गया है तो उसको आप SWP के थ्रू निकालें, तो वहां से भी आपको टैक्स में बहुत ज़्यादा छूट मिल जाएगी, क्योंकि आप इकट्ठा एक पैसा नहीं निकाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा Parts करके में निकाल निकाल रहे हैं, तो इससे आपको टैक्स में लायबिलिटी नहीं बनेगी या ना के बराबर बनेगी। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन ये है कि जब भी आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेने वाले हो तो उस साल में आप अपना स्टॉक मार्केट का, म्यूचुअल फंड्स का या इक्विटी स्कीम्स का प्रॉफिट वहां पे बड़ा चंक बुक कर सकते हैं, सो दैट कि वहां पे उसका एडजस्टमेंट किया जा सके। ये बात मैं फिर से बताऊंगा कि अगर मान लीजिए आज आप कोई भी प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, उसकी प्राइस 1 करोड़ रुपए है,
तो आप अपना इक्विटी का जो म्यूचुअल फंड का या फिर स्टॉक्स का जो कॉर्पस है, अगर उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है तो उसको एक बार बुक कर सकते हैं, और वो एडजस्टमेंट के थ्रू वो बड़ी प्रॉपर्टी जब आप खरीदेंगे तो क्या होगा कि आपको इस प्रॉफिट पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ही होना चाहिए। बट कंडीशन ये है कि वो पैसा आप प्रॉपर्टी को बाइंग करने में लगा रहे हैं, ऐसा कुछ सर? ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपके पास में स्पेयर पैसा पड़ा है तो आप उसको री-इन्वेस्ट कर दो मार्केट में, ओके लेकिन वो एडजस्टमेंट तो हो जाएगी ना। ओके, ये भी अच्छा काफी तरीका है सर। हाँ, तो ये सब तरीके हैं जिनसे आप बचा जा सकता है, और आपके पास में बेटर ऑप्शंस हैं तो आप बेटर रिटर्न्स के लिए भी जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ये है ड्युअलिटी ऑफ गवर्नमेंट, आपके टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस, आपके इन्वेस्टमेंट में क्या-क्या हिडन टैक्सेस हैं, लेकिन उसका हम कुछ नहीं कर सकते। और जो हम कर सकते हैं, क्या-क्या ऑप्शंस हम अडॉप्ट कर सकते हैं अपने टैक्सेस को सेव करने के लिए, वो सारे ऑप्शंस हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए। तो इसी के लिए एक लाइक तो बनता ही है, और आपके जो भी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं जो कि परेशान हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पर टैक्सेस पे कर के, उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जान सकें उन सॉल्यूशंस को। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए Invest इन्वेस्ट wise, वाइज, वॉच इट राइज।